आम जनता का सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम, जहां हम सड़क पर भी बात करते हैं और ऑफिस पर भी बात करते हैं। नेताजी से भी बात होती है। आम जनता के दुख दर्द को बांटने का भी काम किया जाता है। मुलाकात, ये मुलाकात का सफ़र अब पहुंचा है महोबा। महोबा में एक ऐसे नेताजी से हमारी मुलाकात आज हो रही है, जिनका नाम भी सुन करके आपको लगेगा कि हाँ, नाम तो जिसने भी रखा है बड़ा सोच समझ करके रखा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहला ही सवाल आपके नाम को लेकर के मेरे ज़हन में आ गया था। जी। लगा था कि एक ऐसा नाम पढ़ रहा हूँ जो जनता के दिलों में रहता है। जनता को अक्सर लगता है कि जो हमारा नेता हो वो सर्वसुलभ हो, सामान्य तरीके से मिले। हर व्यक्ति और का आपके सोचना। नाम में जो नाम रखा गया है, माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहा जाएगा कि उन्होंने नाम अच्छा रखा है। जी जी। तो क्या कहेंगे आप अपने इस नाम पर? मेरा जो नाम है सुलभ, ये मेरे माता पिता ने बड़ा सोच के रखा है और ये आपको साधारण लाखों में किसी एक व्यक्ति का ही मिला होगा। साधारण नॉर्मल नाम नहीं है। जी तो सुलभ का हिंदी का शाब्दिक अर्थ जो है आसानी से उपलब्धता। जी। तो ये मेरे गुणों में भी समा चुका है। हम्म। तो मेरा जो नाम है उसी हिसाब से ही मेरे सारे काम हैं। मैं हर जगह उपलब्ध रहता हूँ, जनता के लिए उपलब्ध रहता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई जात, धर्म, पार्टी या ऊंच नीच किसी प्रकार का हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं रहता। तो मेरे पास तो जो भी जिस प्रकार का ही व्यक्ति आएगा, मैं हर व्यक्ति के लिए, पूरे ज़िले के हर प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ हूँ। मतलब ये तय माना जाएगा कि अगर आपके नाम के नीचे समाज सेवी शब्द लिखा हुआ है तो वो यथार्थ में आप सत्य सिद्ध कर देते हैं। समाज से भी तो लोगों ने मुझे बना दिया। अच्छा। मेरा उद्देश्य तो अब कुछ समाज के लिए करेंगे तो लोग एक नाम समाज सेवी है जो दे सकते हैं। मेरा किसी प्रकार का कोई मनसा या कोई लालच या किसी अपेक्षा के द्वारा ये नहीं किया जाता है। हमारे अंदर एक समाज सेवा करने का भाव है और खुशी मिलती है। मतलब उस खुशी की भाव के वजह से, भगवान कहते हाँ, हैं। भाव को भगवान कहते हैं। तो उस खुशी के नाते ये मेरे अंदर संस्कार मेरे माता पिता ने डाले हैं कि किसी भी प्रकार का आप अपने परिवार भर का ध्यान न रख के आप सभी का ध्यान रखो। तो उस नाते हम कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सबके लिए करते रहते हैं। तो इसलिए लोगों ने मुझे यहाँ पे महोबा में समाज सेवी का नाम दे दिया है। कि तो महोबा के विकास की बात जब की जाती है, अक्सर विकास को लेकर के बड़े तीखे सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष भी बड़ा हमलावर हो जाता है। वह भी ये कहता है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, गाल बजा रही है आपकी सरकार। प्रशासन खुला सांड जैसा हो गया है। इसकी सच्चाई क्या है? नहीं, महोबा हमारे प्रदेश का सबसे छोटा, सबसे सुरक्षित और सभ्य जिला है, जबकि बॉर्डर का जिला है जी। लेकिन क्षेत्रफल में और जनसंख्या में तो छोटा है हमारा ज़िला, लेकिन राजस्व में टॉप के 10 ज़िलों में से है उत्तर प्रदेश के। जी। तो बस एक थोड़ी सी लोगों में ये भावना रहती है कि हमारे जनपद से प्रदेश सरकार को जो राजस्व मिलता है उस के कंपैरिजन में महोबा में विकास की धारा नहीं बही। महोबा को भी ज़िला बने हुए आज 30-32 साल हो गए हैं, 30-31 साल हो गए। अभी हम लोगों ने सूर्य महोत्सव भी माननीय जिलाधिकारी जी ने भी किया था। जी। और उसका वर्षगांठ मनाते हैं 11 फरवरी को। लेकिन जो राजस्व महोबा से जाता है, खनिज से, जीएसटी से और आपका पर्यावरण के द्वारा, सभी विभागों द्वारा, तो उतना यहाँ पे विकास नहीं हुआ जो विकास होना चाहिए था। चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो। ये है कि महोबा जितना देता है, हाँ, उतना महोबा को प्राप्त नहीं होता है, मिला नहीं है बदले में आज तक। चाहे वो किसी प्रकार की राजनीतिक लोगों की यहाँ पे कमी रही हो जी, या फिर लोगों का वो रहा हो, यहाँ का मेहनत नहीं कर पाए, अपना हक नहीं मांग पाए, जो भी वजह रही हो, या सरकार ने उपेक्षित रख दिया महोबा को। अब कुछ धीरे धीरे महोबा में विकास शुरू हुआ है। जो आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोबा आए थे जी। तो उन्होंने गोरखनाथ पर्वत के बारे में जब जाना तो वहाँ के लिए उन्होंने तत्काल फंड रेज किया
वो पर्वत जिस पे वनस्पति का पहाड़ है, जिस पे जड़ी बूटियों का पहाड़ है, जिस पे गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, तो वहाँ पे लोग जाने से डरते थे, भय का माहौल था। शाम को वहाँ शराबी लोग बैठा करते थे। आज वो आप जाके देखिएगा कितना मतलब रमणीय स्थल बन गया है। बिल्कुल, आपने ये जो बात उठा दी है, आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ से गुजरता था महोबा से, हम्म तो अगर सोचे कि इस पर्वत में चले जाएं क्या, तो डर लगता था कि बिल्कुल। जाएंगे, फैमिली साथ हो हम्म। अगर, तो फैमिली के साथ भी दिन दोपहर में जाने में भी एक डर तो लगता था। ये एक बात चर्चा करने योग्य तो है, और शायद मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी तो उनको लगेगा कि हाँ, महोबा में कुछ काम हुआ है, और जो सच है वो सच कहा भी जाएगा। ये सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या की वो जो स्थली है, जो पर्वत है, वहाँ पर अभी और क्या किया जा सकता है? गुरु गोरखनाथ जी की स्थली के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो फंड दिया था, उससे काफ़ी विकास होना था, जिसमें अभी 50% से ज़्यादा वहाँ काम हो चुका है। पूरा ऊपर तक सीढ़ियाँ बन गई हैं, साफ़ सफाई हो गई है। पर्वत पे ऊपर जा कर के बैठने का, ऑडिटोरियम बैठने का सब कुछ बन गया है। मंदिर का भी जो है जीर्णोद्धार हुआ है। जी जी। अभी उसमें एक रोपवे वगैरह का भी चल रहा है, रोपवे बनेगा, वो रमणीय स्थल एक बनेगा और महोबा को पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएगा। अगर उसका सही तरीके से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी उसको विकसित करने की, करते हैं तो बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियों का पहाड़ है वो। जी ऐसे तो पहाड़ महोबा जनपद में सैकड़ों हैं, जी जी। लेकिन वो पहाड़ एक स्पेशल पहाड़ है, तभी गोरखनाथ जी ने उस पहाड़ पे पसंद करके उस पर तपस्या की थी, क्योंकि उसमें जितना भी पेड़ पौधा लगा है किसी न किसी मर्ज की दवा है वो। जी जी। तो लोग जो मॉर्निंग में वहाँ जाते हैं, वहाँ पे उनका स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है टहलने से। अब तो सीढ़ियाँ बन गई, सीढ़ियों से जा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे ताज़ी जड़ी बूटी का वहाँ सेवन करते हैं और अपनी बीमारियों से दूर रहते हैं। अच्छी जगह। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर सोचा जाए कि 27 का जो चुनाव होने वाला है, कांटे की टक्कर होगी, बिल्कुल। सपा हर हाल में सोच रही है कि किसी भी सूरत में अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बनना है। आपने जिस दल को चुना है वो भाजपा है। आप अपना भविष्य भाजपा के सिवाय किसी और राजनीतिक दल में क्यों नहीं देख सके? मैं भाजपा में हूँ, ये तो मैं सक्रिय सदस्य हूँ लगातार 2 बार से जी। लेकिन राजनीति की शुरुआत आपके पहले वोट डालने से होती, जब आप 18 साल की होती हैं। तो मैं जब 18 साल का हुआ, मेरा पहला वोट ही बीजेपी को गया। उसी दिन से एक हमारी माइंड सेट है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो हमको पसंद है। बीजेपी के जो संस्थापक हैं, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे आपके आडवाणी जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, और वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, तो इन सब से प्रेरित होके, और हमारे मुख्यमंत्री जी आप देख रहे कि जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के एक भगवा चोला ओढ़ के पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो आप सपा की बात कर रहे हैं, तो हर पार्टी को, सपा हो बसपा हो, हर पार्टी का अपना अपना एक मैनिफेस्टो रहता है, अपना अपना एक सोच रहती है कि उसकी क्या मंशा है। उसकी विचारधारा सबकी अलग अलग होती है। जिसकी विचारधारा उनसे मैच खाती है तो वो लोग उस पार्टी में सदस्य बन जाते हैं। हमारी विचारधारा भाजपा के आइडियोलॉजी पे मैच खाती है, इसलिए हम भाजपा को ही पसंद करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप जो देखेंगे, ये दूसरी बार पूरी सरकार बनाई है, तो अभी तक पूर्व की जो सरकारें थीं उनके सरकारों के गिरने का जो मेन रीज़न था, देखो विकास तो हर सरकार कराती, क्योंकि विकास देश का, प्रदेश का, ज़िले का, ये स्वतः ही अनवरत चलने वाली चीज़ है, जिसको चलना ही चलना है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। अगर रोक लगी होती तो हम आज भी आज़ादी वाले समय में होते, ठीक है ना। लेकिन सबसे मेन चीज़ होती सुरक्षा, जो हमारे योगी जी ने हम लोगों को दी है। जो पूर्व की सरकारें थी, एक हम आपको बात बोलते हैं कि पूर्व की सरकारें लॉ एंड ऑर्डर की वजह से गिरा करती थी। ये एक सरकार ऐसी आप पहली बार उत्तर प्रदेश में बनी है जो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से 10 साल चल गई जी। तो ये चीज़ ही सिद्ध करती है कि हमारे प्रदेश को विकास चाहिए,
सब और आपका क्या कहते हैं, पार्टी भी चाहिए भाजपा, लेकिन सबसे मैंने महिलाओं को, बच्चों को, व्यक्तियों को, किसानों को, सभी को अपनी सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा की गारंटी केवल ये सरकार दे सकती है। तो आप 2027 में आप ये बिल्कुल, मेरा मानना जो है जी, कि किसी प्रकार का कोई दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है। ठीक है, बहुत कंपटीशन अच्छे। नहीं है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो बिजली पानी की बात होने लगती है, पलायन की बात होने लगती है। बुंदेलखंड में पलायन का एक बड़ा मुद्दा लगातार बना रहा है। इस पर कई लेख लिखे गए, लोगों ने चर्चा भी की, लोगों ने सोचा भी कि बुंदेलखंड का विकास कैसे हो, बुंदेलखंड राज्य तक बनाने की बात लोग करने लगे थे। और ये आवाज़ जब गूंजने लगी उसके बाद कुछ ध्यान तो जरूर दिया गया है। लेकिन अब आपका क्या मानना है कि चुनाव आते आते पाल लग पाएगी नैया? बिल्कुल नैया पार लगेगी। आपने बिजली की बात करी, जी, तो बिजली आपने देखा होगा कि इस 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है शहरों में, गांव में भी 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली की किसी भी अखबारों में, सोशल मीडिया पे कहीं कोई खबर प्रसार नहीं होती कि बिजली की वजह से लोग परेशान हैं। अब आप आइए पानी के ऊपर। पानी में बुंदेलखंड आज से नहीं, आज़ादी की पहले से हमेशा से पानी की समस्या से जूझता रहा, जिसमें धीरे धीरे करके काम चलते रहे। आज जो जल शक्ति मिशन द्वारा ये चल रहा है कार्य, उससे घर घर नल पहुंच रहा है। कोई भी कार्य हो एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं होता, वो भी कार्य धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। जल शक्ति मिशन पर अभी आपने चर्चा करी दी है, हाँ, तो मज़े की बात है, अभी इसी महोबा से बड़ा हाँ। हाहाकार मचा मीडिया में। वो जो कुछ भी उस दिन हुआ, हाहाकार मचा, वो एक अप्रत्याशित था और कोई प्रोजेक्टेड कोई नहीं था, ना वो विधायक जी के लिए ना वो मंत्री जी के लिए। वो लोग आ गए, उन्होंने अपना इस तरह से विचार रखा, तो उनके प्रतिनिधि थे तो उनको भी ताव आ गया, वो हो गया। बाकी इस तरह का कोई ज़िले में, क्योंकि ये योजना कोई महोबा ज़िले में नहीं है ना, हाँ, ये योजना पूरे देश की योजना चल रही है। बिल्कुल। इसको कोई प्रदेश लेवल पे हैंडल नहीं हो रहा है, ये पूरा देश लेवल पे हैंडल हो रहा है। तो सारे काम चल रहे। जब कोई योजना पूरे देश में चलती, चाहे वो शौचालय वाली चली हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान वाली चली हो, तो उसमें समय लगता है और धीरे धीरे करके होता है। तो वो एक घटना हो गई, लेकिन ऐसा कहीं कुछ धरातल पे नहीं है। सारे काम हो रहे हैं और वो, मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर चुनाव से पहले पहले हर घर में नल पहुंच जाएगा। देखिए, रही बात पलायन की, आप जो तीसरी बात कर रहे थे पलायन की, तो बुंदेलखंड में पलायन का मेन कारण ये रहा है कि यहाँ पे सूखा क्षेत्र रहा है। जी, जी। तो सूखा क्षेत्र होने के कारण यहाँ से फसल नहीं होती थी, तो लोग बाग जो है यहाँ से पलायन कर जाते हैं। लेकिन पिछले 20 साल से यहाँ पे व्यापार आ गया, इंडस्ट्री आ गई, उस लेवल पे नहीं आई जिस लेवल पे बुंदेलखंड राजस्व, जैसे अभी हमने आपसे पीछे बोला कि महोबा में ज़िला छोटा है लेकिन राजस्व में टॉप 10 में है। जी। इसी तरीके से आप जब बुंदेलखंड की बात करेंगे तो बुंदेलखंड राज्य की बात करें या बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा क्षेत्र है, लेकिन बुंदेलखंड राजस्व में उन क्षेत्रों से बड़ा है, चाहे वो अवध क्षेत्र हो चाहे वो पश्चिम का क्षेत्र हो। क्यों? क्योंकि इसमें इतने मिनरल्स हैं, बुंदेलखंड में इतना राजस्व जाता है। तो उस हिसाब से जैसे महोबा को अछूता रखा गया, ऐसे बुंदेलखंड को अछूता रखा गया। अब धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी योगी जी ने अब इंडस्ट्री के ऊपर किया है। महोबा में भी इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, बांदा में भी एक्सप्रेसवे के माध्यम से बन रहा है। पलायन तभी रुकेगा, सरकारी नौकरियां कोई भी सरकार हर व्यक्ति को, हर घर को नहीं दे सकती है। पलायन रोकने में सिर्फ एक इंडस्ट्री ही चीज़ ऐसी है जो किसी भी क्षेत्र का पलायन रोक सकती है। तो मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही हमेशा से उम्मीद करता हूं कि वो बुंदेलखंड क्षेत्र में इतनी इंडस्ट्री डाल दें कि यहाँ का व्यक्ति महोबा में ही, झांसी में ही, बांदा में ही रह के उसको इतना रोजगार मिल जाए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। आपने यहाँ ये सिर्फ सुलभ ही नहीं, सुलझे हुए भी बहुत लगते हैं। आज की खास मुलाकात में हमने दिल से दिल की बात की है, महोबा की बात की है। और महोबा के लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा इंटरव्यू सुन करके ज़रूर अपने सवाल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।